सत्यम सर को इनवाइट करना चाहूँगा, जिन्होंने नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करा है, जिनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 4156 आया हुआ है और स्टेट रैंक 489 आया हुआ था। और सर ने अपना एम्स भी क्वालिफाई करा है और साथ ही में आईआईटी जेई मेन केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट से इन्होंने उसको भी क्वालिफाई करा है, जिसमें इनके परसेंटाइल 95.5% थे। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर सत्यम नायक सर का। Thank you, sir. Myself Satyam Naik. Am I audible? यस यस। Myself Satyam Naik from GSVM Medical College, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जो जिस समय मैं तैयारी करता था, मैं पहले क्लास 12 तक तो मेरा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम था। तो मैं जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहा हूँ जर्नी का, क्योंकि जर्नी से उतना फर्क नहीं पड़ता है। बस पता चलता है आपका डेडिकेशन क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, इससे पता चलता है दूसरे से सीखने से। मेरा क्या था, मैं क्लास 12 तक हिंदी मीडियम से था। तो 12th में एग्जाम दिया तो मेरा मार्क्स आया 429। और फिर हिंदी मीडियम से मुझे अदर कोचिंगों में जो भी ज्वाइन करता मैं, वहां पे इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता। तो मुझे क्या करना था, अब मुझे डायरेक्ट इंग्लिश में शिफ्ट किए हैं। अब इंग्लिश में शिफ्ट करके थोड़ा सा टफ पड़ा, लेकिन मैं मोबाइल लेके हमेशा हर चीज मीनिंग, मोबाइल सबसे बड़ी बात होती है। मोबाइल लेने के बाद आपके पास कंट्रोल कितना है, आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टाइम, और इस समय तो इंस्टाग्राम पे रील्स भी है, तो टाइम वेस्ट करने का पूरा तैयारी कर चुका है सब कुछ सोशल मीडिया। बस आपको वहां पे देना है और आप पूरा बर्बाद हो चुके होंगे। तो सोशल मीडिया का यूज भी किस तरह से करते हैं ये सब, अब इस दुनिया इस टाइम पे आपको बहुत मैटर करता है, क्योंकि अब बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर के, बिना टैबलेट के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो तो बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा चीज होता है सेल्फ कंट्रोल कैसा है। मैंने जैसे बताया कि रील्स आ चुके हैं, एक तो किसी तरह बैन हुआ टिकटॉक। तो ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगी। इसलिए स्पेसिफिक रहें, खुद पे कंट्रोल डेवलप करें। वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा आपके किसी भी चीज के लिए। यहाँ सिर्फ नीट निकालने के लिए नहीं, हर चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा कंट्रोल होना चाहिए सोशल मीडिया पे आपका। और दूसरा मैं जो बता रहा था, तो हिंदी मीडियम से डायरेक्ट मैं इंग्लिश में आया, टोटल इंग्लिश में पढ़ा। वहां पे थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ी इंग्लिश को सर्च करने में, क्योंकि हर चीज वहां पे नेमिंग अलग होती है, कोई सेम नेमिंग नहीं होती है। फिर मेरे जो 2019 में जो रियल में मार्क्स थे वो 670 थे। बट ड्यू टू वो ओमेआर फिलिंग और एनटीए आंसर सीट में गलत दे दी चार, तो मेरे मार्क्स 620 के अप्रोक्स है। वो जो मार्क्स 200 के इम्प्रूव हुए थे, वो उसका मेन रीजन यही था। मेरे पास कभी, मैंने कभी जिंदगी में, मतलब इस फेज में कभी डिप्रेशन तो फील ही नहीं किया था। कभी ऐसा होता था कि हम सोचते थे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये सबके दिमाग में आता है। मैक्सिमम जितने नीट के बच्चे हैं, मैं लिख के बोलूंगा कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, चाहे वो टॉपर हो कुछ भी हो, उसके दिमाग में एक बार डिप्रेशन का थिंकिंग ना है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो वहां पे आप जब अपने आप को स्टैंड करेंगे, वो चीज होती है, वो डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि बच्चे वहां पे डिप्रेस होके 4 घंटा कुछ दिन बर्बाद करेंगे, फिर आगे जाके डिप्रेस होंगे, फिर 4 घंटा बर्बाद करेंगे। तो उनका टाइम एक कांस्टेंट वे में बर्बाद होता जाता है। लास्ट में उन्हें पता चलता है कि मैंने गलती कर दी। तो ऐसा ना करें। डिप्रेशन का सबसे बड़ा मुझे जो सोल्यूशन लगता है, मैंने जो अपनाया है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मेरे लिए मोटिवेशन के दो रीजन होते थे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जब भी मेरी वेबिनार कहीं भी होती है तो मैं दो ही चीज बोलता हूँ। ये मेरी मोटिवेशन का दो ही रीजन था। पहला, मेरे परिवार में मेरे पिताजी थे, और दूसरा था टीचर्स। मैं उन्हें कांस्टेंट देखता था, एक कॉन्सेप्ट के पीछे इतनी मेहनत करते थे कि बच्चे को समझ में आ जाए। इतना परेशान होते थे, इतने मतलब क्रेब साइकिल रटनी भी हो तो उसके लिए भी वो इतने मेथड बनाते थे कि बच्चे को याद हो जाए, बच्चा समझ जाए, बच्चे का क्वेश्चन ना छूटे। तो वो इतनी मेहनत करते थे। तो मैं नहीं चाहता था कभी भी, मैंने ये जब भी कभी भी डिमोटिवेट हुआ, तो बस मैं यही सोचता था कि टीचर इतना मेहनत कर रहा है, बस मुझे थोड़ा सा और मेहनत करना है सिलेक्शन लेने में, तो मैं क्यों ना कर दूं, क्यों फालतू का डिप्रेशन लेके बैठ जाऊं और सोशल मीडिया पे अपना टाइम बर्बाद करूं। तो ये था। और पापा जी तो हमारे इतने मेहनती थे
कि उनकी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई थी एक ठेले मतलब एक ठेले से वो सब्जी वब्जी बेचते थे, बट इस समय वो उस कंडीशन में पहुंचे थे कि मुझे पढ़ा सके, और उन्होंने मुझे पढ़ाया, बाहर भेज के पढ़ाया, और रिजल्ट तो सामने ही है। और मैं इसे कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू और अच्छा करूं। और इसी के साथ अ, मैं भैया से बोलूंगा सत्यम किसी सर, और को। सॉरी सॉरी सत्यम सर, एक तीसरा हमारा आपसे सवाल है, मतलब आपने दो सवाल तो अपने आप ही जवाब दे दिया। 11 ट्वेल्थ एंड ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, उनके लिए कुछ सजेशंस देना चाहेंगे अभी करंट सिचुएशन के बिहाफ पे? करंट सिचुएशन के बिहाफ पे सर यही है कि जो बच्चे अभी नीट देने वाले हैं उनके लिए यही है कि अब जो टाइम बचा है, मैं तो अभी उनको बोलूंगा नॉर्मल पढ़ाई करने के लिए, लाइक 10 घंटे अगर वो उनको टाइम सफिशिएंट मिलता है। ऐसा ना हो कि किताब खोल के पता चले इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए जा रहे हैं और गिनने जा रहे हैं कि स्टॉप वॉच लगा के 1 2 3 10 हो गए। ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई करनी है तो मोबाइल अलग जगह, मोबाइल की यूज पड़ती है पढ़ाई में। अब ये हो सकता है कि आप इंग्लिश मीडियम से तो ना पढ़ता हो मे बी, बट हिंदी मीडियम अगलो मैक्सिमम को पढ़ता है। मोबाइल मैं बगल में ही रख के हमेशा पढ़ता हूँ। तो वो डिपेंड करता है, आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 10 घंटा अप्रोक्स 3 to 2 ये होना चाहिए इसके लिए। फिजिक्स 3 के लिए, केमिस्ट्री 2 और बायोलॉजी 2 के लिए। फिजिक्स इसलिए मैं फोकस करूंगा क्योंकि फिजिक्स जो है बच्चों के लिए टफ लगता है, जो कि उतना होता नहीं है। मैंने खुद भी रियलाइज किया फिजिक्स उतना नीट के लिए तो टफ नहीं है। बाकी किसी के लिए टफ हो वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन नीट में जब जिस चीज के लिए नहीं टफ है उसके लिए परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। बोलते हैं फिजिक्स बहुत टफ होता है, हमारे लिए नहीं टफ है, नीट के लिए इजी है, तो नीट के लिए इजी मान के चलेंगे। तो उस चीज पे फोकस करें। मुझे जो पता है अभी, अगर जैसे एग्जाम अगर 20 दिन बचते हैं, उसके लिए मैं बताता हूँ 20 दिन में जो करना चाहिए। आपने जितना पेपर दिया है 1 साल के अंदर, या 2 साल 11 ट्वेल्थ वाले होंगे या तो 12 प्लस वाले होंगे, 1 साल के अंदर जितना पेपर दिया है सब बटोर के रखिए, और फिर से एक साथ उसे लगाना चालू करिए। वहां पे देखिए, क्योंकि आपने जब पेपर दिया था तो आपने गलती की थी, क्या वो आपकी गलती सुधरी, या फिर आप वही गलती नहीं करने वाले हैं? अगर ये कंफर्म हो जाता है कि आप ये गलती नहीं करने वाले हैं, इसका मतलब आप में 100% इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन आप अगर वही गलती फिर से रिपीट करते हैं, इसका मतलब आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है, और डिक्लाइन ही होते जा रहे हैं आप। तो इसलिए ये मेन फोकस होना चाहिए। मेरे पास 20 दिन, अगर 20 दिन बचते हैं तब का ये मैं बता रहा हूँ। इसकी अभी तो टाइम है, तो मैं बोलूंगा अभी नॉर्मल पढ़ाई करें, 10 घंटे मिनिमम पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। लेकिन जब 20 दिन बचते हैं तो 20 दिन का जो ये होगा उसमें से 10 दिन निकाल के अपना आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आप अभी तक पेपर दे चुके हैं, क्योंकि आप उन्हीं में गलती की है तो उन्हीं में सीखेंगे। आप नए क्वेश्चंस लगाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको जो फायदा मिलेगा वो जो आप गलत कर चुके हैं वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल, खासकर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है बच्चा, एट द एंड जाते, जैसे सपोज एक महीना बचा है हमारा नीट का पेपर, तो बहुत सारा बच्चा, करीब 80% बच्चा क्या होता है कि फिजिक्स पढ़ना छोड़ देता है। ऐसा जनरली देखा गया है। तो उसके मन में कहीं फिजिक्स टफ होता है, ये होता होता इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों से सुनते सुनते कहीं ना कहीं बच्चा ऑटोमेटिकली ये बिलीव कर लेता है कि उसके लिए फिजिक्स टफ है। क्या ऐसा होता है? नहीं, मेरा तो लास्ट का स्ट्रेटजी यही था कि मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ध्यान देता था। और फिजिक्स के लिए अगर ऐसा लोग करते हैं कि लास्ट के टाइम छोड़ देते हैं, तो इनकी सबसे बड़ी यही गलती है। क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज है जिसमें आप जब प्रेशर पे होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भूल चुका होगा, आपको तरीका भूल चुका होगा, सब कुछ भूल चुके होंगे अगर आप कंटिन्यू में नहीं है फिजिक्स के। बायोलॉजी में ऑप्शन से थोड़ा बहुत छांट सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में छांटना मुश्किल होता है। कि आप सोचे फिजिक्स में एलिमिनेट कर दें ऑप्शंस को तो वो मुश्किल है, लेकिन आप बायोलॉजी में एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिजिक्स कंटिन्यू पढ़ें। ऐसा ना करें कि फिजिक्स को 12 दिन बचे तो फिजिक्स छोड़ दें, क्योंकि ऐसा अगर होता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री सिलेक्शन दिलवाते तो फिजिक्स चैप्टर ही हटा दिया, फिजिक्स हटा ही दिया जाता क्वेश्चन वहाँ नीट के एग्जाम से। लेकिन फिजिक्स भी सिलेक्शन में पार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है फिजिक्स भी हमको कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। और अगर आपको लास्ट 12 दिन की में इतना टेंशन होता है फिजिक्स में, तो आप फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। रिपीटेड जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको सॉल्व करिए, जो आपके थ्रू क्वेश्चन जा चुके हैं
क्योंकि किसी भी एग्जाम में मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा, सॉल्व किया है, चाहे वो नीट यूजी का हो और नीट पीजी का तो उसे मुझे अभी आइडिया नहीं है, तो नीट यूजी का हो या किसी का भी हो, उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं इजी होते हैं, फॉर्मेट इजी होता है, लेकिन वहां पे हम प्रेशर की वजह से इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अब बोलते हैं कि बहुत टफ था, वो टफ नहीं था, कारण इजी था और तुम्हारे थ्रू गया था, लेकिन तुम क्या करते हो, जैसे अभी बीच में अभी चालू करेंगे आर डी शर्मा, एस सी वर्मा, ये सब चालू कर देंगे चला लगाना, ये सब लगा लिए, अब तुम नॉर्मल क्वेश्चन तो लगाए नहीं और उसी नॉर्मल क्वेश्चन में गलत करके आ रहे हो, तुम्हारा फायदा क्या है आर डी शर्मा पढ़ के, जब तुम नॉर्मल क्वेश्चन को सही नहीं कर पा रहे हो। तो वो नॉर्मल क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जितने भी कॉन्सेप्ट, अगर देखा जाए 20 साल से ये एग्जाम हो रहा है और आगे से हो रहा है, तुम 20 साल का देखो तो 20 साल में क्या जितने वो कॉन्सेप्ट होंगे फिजिक्स के क्या कवर नहीं हो गए होंगे? क्या इतने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस 20 साल में नहीं पूछे गए हैं कि आपके कॉन्सेप्ट कवर हो गए हो? और वो आप लास्ट के 12 डेज में सॉल्व करें या उससे पहले सॉल्व करें तो क्या वो आपके लिए अच्छा नहीं है? बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे भटक जाते हैं कि टफ से टफ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि नीट में टफ क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ के नहीं आएंगे। तुम टफ के पीछे भाग करके जनरल और उसके बिलो वाला छोड़ के आ रहे हो, वो गलत करके आ रहे हो, क्योंकि टफ क्वेश्चन का रेशियो 5 होता है और बाकी सब 40 होता है। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है जब बच्चा शुरू शुरू में प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, मतलब मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जब बच्चा शुरुआत में जब किसी चीज़ को तैयारी करता है तो उसमें खूब एनर्जी दिखाता है, और क्या करेगा वो मतलब एक होता है ना देखा देखी काम करना, तो क्या करेगा कि एस सी वर्मा उठा लेगा। मतलब वो कहेगा कि नहीं, अब तो हम इंजीनियरों जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके पैरेलल काम करेंगे। लेकिन क्या ये नेसेसरी है ऐसा कुछ करना? मुझे नहीं लगता। ये यही हुआ आपको। पहली बात, अगर आपका गोल फिक्स है कि आपको नीट यूजी करना है तो आप साइंटिस्ट तो मत बनिए। आपको नीट यूजी करना है तो नीट यूजी की तरफ रहिए। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप कुछ भी करिए, चाहे फिजिक्स लगाइए, चाहे केमिस्ट्री लगाइए, चाहे आर डी शर्मा, चाहे एस सी वर्मा, जो भी मन करे वो लगाइए। लेकिन आप अगर स्पेसिफिक है कि हमको नीट यूजी निकालना है, अगर आपका रास्ता फिक्स है कि हमको सीधे जाना है, तो आप बगल रास्ते से क्यों जाना चाह रहे हैं जब सीधा आपका रास्ता दिख रहा है? तो सीधा रास्ता यही है, एस सी वर्मा सॉल्व करना अलग बात है, ये क्लास 11 12 वाले कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, जोश में तो ले लेते हैं, एक क्वेश्चन एक चैप्टर चालू किया उसके बाद वो ऐसे ऐसे नई की नई पड़ी रहती है। क्योंकि मैंने भी किया था, मुझे पता है, मेरी एस सी वर्मा वैसे की वैसी पड़ी रह गई थी। बाकी रेजोनेंस की बुकलेट मैंने सॉल्व की थी आईआईटी वाली, तो वो इसलिए सॉल्व की थी क्योंकि उसके क्वेश्चंस पीएमटी लेवल के भी थे, थोड़े बहुत एडवांस लेवल में नहीं सॉल्व करता था स्टार्टिंग में क्योंकि उसके असेसमेंट बाद वन, एडवांस उनका लेवल उनका आते जो थे। असाइनमेंट वन होता है वो होते हैं, हाँ, असाइनमेंट है वन ना। जो होता है वो पीएमटी वालों के लेवल का होता है, तो मैंने वो सॉल्व किया। लेकिन अब एडवांस लेवल पे जाऊं तो मैं टाइम बर्बाद कर रहा होता हूँ। क्योंकि हम्म। मेरा फिक्स अगर गोल नीट यूजी है तो मुझे नीट यूजी के रास्ते पे जाना है, ना कि मुझे आईआईटी जेई वाले के रास्ते थ्रू जाना है, ना हमको किसी और रास्ते थ्रू जाना है। हमारा रास्ता फिक्स है तो हम उसी रास्ते पे चलेंगे तो सिलेक्शन होगा। इसलिए बोला गया, किसी ने बोला है कि ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है कि क्या आता है, इससे ज्यादा ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं आता है, बढ़िया। ताकि अब एलिमिनेट कर सकें। एम्स में क्वेश्चंस मैंने जो एनालिसिस किए एम्स की, कि एम्स में क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं, बट क्या होता है जैसे 4 ऑप्शन है तो वो 3 ऑप्शन एनसीईआरटी का देता है, एक ऑप्शन बाहर का देता है। अब ये 3 ऑप्शन उसने गलत कर दिया, अब आप इसी 3 ऑप्शन में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप चौथा ऑप्शन के बारे में सोचेंगे तो क्वेश्चन ही बाहर का है। आप अगर 3 में कॉन्फिडेंट होते तो तीनों को आंसर गलत कर सकते थे ना, आप तीनों को आंसर, तीनों में से कोई आंसर दे सकते थे। लेकिन आप कॉन्फिडेंस नहीं थे तो इसलिए क्या किए, ये क्वेश्चन छोड़ के बोल दिया आउट ऑफ एनसीईआरटी था। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था वो एनसीईआरटी का था, बस वो एनालिटिकल था कि आप क्या सोच सकते हैं, क्या आप ऐसे केसेस भी देख सकते हैं या ऐसे केसेस भी देख सकते हैं जिसके बारे में आपको ना पता हो, बस आपको एलिमिनेट करना हो। हर समय आंसर नहीं टिक करना होता है, कभी कभार एलिमिनेट भी करना होता है कि ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज नहीं हो सकती, तब यही होगी लास्ट वाली जो बची है। ये होता है हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ, बिना अच्छा, कॉन्फिडेंस के नहीं। ठीक है। तो केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केमिस्ट्री अगर बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, चलिए फिजिक्स का आपने बता दिया क्या नहीं करना है, ये चीज़ करना है। क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है कहीं ना कहीं जो मेडिकल का बच्चा होता है वो सोचता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जो रटने वाले हैं, और कुछ कुछ टॉपिक को सोचता है कि ये तो हो जाएगा एट द एंड जब एग्जाम आएगा। जैसे मैं बात केमिस्ट्री, करूँ इनऑर्गेनिक का,
जी बोलिए बोलिए। जैसे मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्या ये ऐसा नहीं होता रूट एक बना हुआ है कि हाँ स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को पढ़ना है? क्या वहाँ पे इस तरह की हिस्ट्री नहीं बनाई जा सकती कि हाँ पहले ये चैप्टर पढ़ना पड़िए फिर ये फिर ये फिर ये? क्योंकि यहाँ भी देखा केमिस्ट जाता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाता है किसको, ऑर्गेनिक की तरफ। इनऑर्गेनिक ये जो रट्टा मारने वाला है रट्टा मार लेता है। मैक्सिमम क्या होता है केमिस्ट्री पढ़ फिजिकल केमिस्ट्री जो है, बायोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स स्किप करना चाहता है, जो कि उसकी शुरुआती जहाँ पे कैलकुलेशन होता है। ऐसा क्यों होता है कि नीट के बच्चे कैलकुलेशन पोर्शन से भागते हैं? मैं इसी क्यों? फोबिया की अपने जो बात कर रहा था। एक्चुअल में उनका जो बेसिक रूट होता है वो कैलकुलेशन को स्केप करने की हमेशा प्लानिंग में रहते हैं। ऐसा क्यों? मतलब उन्हें चाहिए ना कि कैलकुलेशन अगर उनका बेटर हो जाए तो उनका सिलेक्शन हो जाए जल्द से जल्द, लेकिन हमेशा हम्म, इस रूट से जाना नहीं चाहता। इसके बारे में कुछ तो कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले बात करूंगा P2 के बारे में। P2 मतलब डबल P, जो होता है फिजिक्स फोबिया। ये हम्म। फिजिक्स फोबिया होता है। फिजिक्स फोबिया का P2 का सोल्यूशन है P3, मतलब फिजिक्स फोबिया खत्म होगा प्रैक्टिस से। तो हम्म। P2 मतलब फिजिक्स फोबिया खत्म करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बिना कोई कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सोचे कि मेरे दिमाग में अभी भगवान आके मुझे फॉर्मूला बता के जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अगर करना है फिजिक्स तो वो प्रैक्टिस से करना है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो बच्चे केमिस्ट्री में मुझे जो लगता है, मैंने अपने दोस्तों के साथ रहा हूँ तो वो बोलते हैं आयनिक बहुत टफ होता है, आयनिक बहुत टफ होता है, आयनिक यानी कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। हम्म। मैंने जब पेपर दिया, इतना आसान क्वेश्चन उसने पूछा था सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट का, मैंने कहा इसकी वजह से लोग छोड़ देते हैं आयनिक, की आयनिक टफ है, आयनिक टफ है, आयनिक टफ है, और आयनिक की इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और जो कोई भी बच्चा कर देगा। मैं नहीं, कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा पढ़ ले ये सोच के कि आयनिक इजी है, तो कोई भी पढ़ सकता है। मैंने देखा कि बच्चे क्लास छोड़ देते हैं टफ जो सब्जेक्ट होता है, लाइक वो आयनिक का मैंने देखा कई बच्चे क्लास छोड़ दिए, तो अच्छा, मैं उनका नुकसान देख रहा था। आयनिक इक्विलिब्रियम से हमेशा आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है, मतलब अगर मैं इक्विलिब्रियम टोटल मिला के देखूं तो हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन तो आना ही आना रहता है। हाँ, वो लेकिन बस फिक्स्ड है। कैलकुलेशन के चक्कर में बच्चा वो 2 क्वेश्चन जो बहुत आसानी से कर सकता है बच्चा उसको छोड़ने के प्लान में रहता है हमेशा। हाँ, मतलब और मैक्स टू मैक्स बच्चे ऐसा करते हैं। तो केमिस्ट्री के सर भी यहाँ पे हैं। अगर उन्हें मुझे जितना पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो होते हैं, मैंने कैलकुलेशन तो मैंने की ही नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, बहुत मिनिमम कैलकुलेशन करता हूँ उसमें, क्योंकि वो अप्रोक्स आंसर में आंसर दिए रहते हैं। ऑप्शन रहता है 4 गुणे, अगर एक में 4 रहता है, एक में मेथड 40 ऑफ रहता है, तो एक में एलिमिनेशन 400 अगर रहता लगाते है। हो अब जाएगा। उसमें कैलकुलेशन क्या करें हम, 440 400 का अंतर है, तो ऑप्शन तो दिख ही जाएगा कि लेस देन 100 आ रहा है तो 4 ही होगा, ऐसे हम्म। लेस देन 100, लेस देन 10 आ रहा है तो 4 है, लेस देन 140। तो ये हम्म। एक तरह से तरीका होना चाहिए हमको। हमेशा ये नहीं कि हम सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के झोंके जाए, ए बराबर यही यही यही। हमको अपनी तरीके से सॉल्व करना होता है हर चीज। ये नहीं कि एक बार हम देख ले कि सर ने एक्स इजकल टू 8+10 प्लस ऐसे लिखा है, तो फिर एक्स इजकल टू 18 करेंगे प्लस आगे बढ़ेंगे। जब उन्हें लिख दिया 8+10 प्लस, वो तुम्हें स्टेप सिखा रहा है, तुम्हें स्टेप स्किप करना सीखना है कि तुम डायरेक्ट कैसे आ सकते हो उस आंसर पे। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं तो एक होता है, एक मान लेते एक्स इजकल टू 8+10, 8+10+2। अब टीचर क्या समझाएंगे, क्योंकि उन्हें सबको समझाना है, वो जो छोटे बच्चे हों वो बड़े बच्चे हो सकता है कोई ना समझ आए, तो बोलेंगे 8+2 इजकल टू 10 हो गया, और +10 ये 20 हो गया, तो 2 स्टेप में लेके आए। अब बच्चे उसी को फॉलो कर लेते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए। कि उन्हें टीचर जो काम करते हैं वो सिर्फ समझाने का काम करते हैं कि आप इस तरह जा सकते हैं, आप डायरेक्ट जाने की कोशिश करिए, क्योंकि उन्हें हर बच्चे को देखना होता है, कोई बेलो एवरेज है, कोई एवरेज है, कोई टॉप का है। टॉप वाला तो समझ गया, अब जो नीचे है उनको क्या करना चाहिए कि उन्हें समझना चाहिए कि जो सर समझाना चाह रहे हैं कि हमको ऐसे करना है। मैंने देखा है नीट के एग्जाम के समय, जब किसी के पेपर लिया था मैंने, तो देखा एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे बोर्ड में लिखते हैं ऐसे लिखा था। तो मैंने कहा ऐसे करने से कोई नंबर थोड़ी ना बढ़ जाएगा, डायरेक्ट तो तुम भी जा सकते थे क्वेश्चंस पे। तो बच्चों को यहाँ पे ये बातों का ध्यान देना चाहिए कि उन्हें जो टीचर समझा रहा है उसे समझे कॉन्सेप्ट को, और खुद से जो अपने आप का विकास कर सके, या बोले खुद से जो सोच सके उसमें लगाएं, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है सोचने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डब्बा दिए हैं कि रखे रहे, जो बोला जाएगा वही भर लेना है।
तो जो इतना सोच सकते हैं, आपका इम्प्रूवमेंट तभी होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप किसी जिम में जाते हैं तो आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या एक्सरसाइज से मसल्स बढ़ती है? मसल्स के वेट बढ़ते हैं, मसल्स में प्रोटीन बढ़ता है, मसल्स भारी हो जाते हैं, मसल्स दिखने में भी अच्छे लगते हैं, मतलब मसल्स का स्ट्रेंथ भी बढ़ सकता है। तो ये कब हुआ? जब आप एक्सरसाइज किए। अब जब आप ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे सोचेंगे नहीं कि हमारे ब्रेन को डेवलप कर सके, तो ब्रेन कभी डेवलप नहीं होगा। आप किसी की अगर एक रास्ता बन गया उसी पे चलेंगे तो आप कभी भी, एक तो हो सकता है सक्सेस हो जाए, लेकिन एक नया नजरिया आपके सामने कभी नहीं दिखेगा। इसलिए हमेशा खुद से सोचते रहे, सोचने से आपके दिमाग जो होगी वो डेवलप होगी, और वो बहुत फायदेमंद होने वाली है कहीं पे भी, किसी भी प्रोफेशन में। ओके, एक बहुत आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है खासकर मेडिकल स्टूडेंट के लिए, है ना। मेडिकल सेक्टर का जो बच्चा जो नीट की तैयारी करने आता है ना, उसके माइंड में हमेशा ये होता है, पता नहीं कहाँ से सोसाइटी ने सुना होता है, कहाँ से किससे सुना होता है कि उसको हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट हो हमेशा शॉर्ट ट्रिक चाहिए। क्या ये नेसेसरी है शॉर्ट ट्रिक? बहुत ही अहम शॉर्ट सवाल है ट्रिक्स। क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं अपने पिलर बनाने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन बच्चा जब भी आता है तैयारी करने, तो कुछ टीचर्स होते हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं बेटा ये शॉर्ट ट्रिक लगा लो, उसको ये नहीं बताएंगे शॉर्ट ट्रिक बना कैसे है, बस ये बताएंगे हाँ ये शॉर्ट ट्रिक लगा लो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो मेरे हिसाब से जो मेडिकल साइंस का बच्चा है जो नीट की तैयारी कर रहा है, उसके लाइफ में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है जहाँ से एक टाइम ऐसा आता है जब वो सेचुरेट हो जाता है, कैलकुलेशन से भागता है, क्योंकि उसको टीचर ने तो वही सिखाया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हर जगह शॉर्ट ट्रिक लगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अ, मैं भी अभी तो इसी लाइन में आया हूँ, तो मैंने भी देखा है। इसके लिए मुझे बच्चों को, बहुत बच्चे होते हैं सर याद नहीं हो रहा है, सर वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैंने भी निमोनिक्स बनाए हैं, कई सारे निमोनिक्स बनाए, ताकि उन, मैंने जब पढ़ा था तो मैंने निमोनिक्स नहीं बनाया था, इसलिए मुझे अब बना रहे हैं ताकि मैं दूसरे को पढ़ा सकूं, क्योंकि अब मुझे सब कुछ देखना रहता है। मैं यहाँ से एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने निमोनिक्स बनाया लेकिन ठीक है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर फिजिक्स में कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहा है, शुरुआत में बच्चा आया पढ़ने और उसके एक क्वेश्चन दिया गया और टीचर ने जो कई सालों से पढ़ा रहे होते हैं जिनको हैबिट बन चुकी होती है किसी सवाल को आसानी से करने की, लेकिन बच्चा तो फ्रेशर है, बच्चे को तो कॉन्सेप्ट पता नहीं है, आपने क्या किया एक ट्रिक बता दिया बेटा ऐसे सॉल्व कर लो। इन केस अगर वही सवाल घुमा के आ जाए और बच्चे का जो आपने ट्रिक बताया है वो ट्रिक नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, तो बच्चा फिर क्या कहेगा, क्या सोचेगा उसके बारे में? क्योंकि बच्चे को तो उसका ये बैकग्राउंड तो बेकार हो गया है फिर ट्रिक के चक्कर में। हम्म। मतलब मैंने, मतलब ये तो आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि बच्चों को क्या बताया जाए, तो ट्रिक बताया जा रहा है। पहली बात, उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से दिया जाए, कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ जाता है, तो ट्रिक उतना मायने नहीं करता है। लेकिन मैंने देखा है ट्रेंड पे यही चल रहा है कि ट्रिक्स कहीं ना उठा उठा के दे दिए जा रहे हैं ताकि बच्चा सॉल्व कर सके। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मॉडिफाई होता है तो बच्चा वहां क्वेश्चन गलत कर जाता है, कि मेनली जैसे यही। क्या वैल्यू रखनी है, कहाँ पे कौन सी चीज की वैल्यू रखनी है, कौन सा चीज किस चीज को डायमेंशन, डायमेंशन क्या है उसकी। अब यूनिट डायमेंशन में ही बच्चे गलत कर देते हैं। किलोग्राम दिया रहता है और टीचर मिलीग्राम में डेरिवेट करके ट्रिक दे देते हैं, और वो बच्चा किलोग्राम में पूछता है तो वही अप्लाई कर देता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये ट्रिक वाले सिस्टम पे मैं बोलूंगा कि वही ट्रिक याद रखें जिसके बारे में आप कंफर्म है, और हर चीज के लिए ट्रिक के लिए यूज करेंगे तो इसका मतलब यही हुआ जो मैंने एग्जांपल दिया, कि आप एक्सरसाइज करेंगे तभी आपका डेवलपमेंट होगा। नहीं तो यही होगा कि आपको जो भी होगा उसी पे सेचुरेट हो जाएंगे। तो ब्रेन को खुद छोड़िए, फ्री छोड़िए, उसे सोचने दीजिए अपने विषय में कि नीट में कैसे क्या होता है, उसके क्वेश्चंस भी। इवन मैं तो ये बोलूंगा कि कभी काल होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मेरा मानना है आप उस क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी उठाए सॉल्व करिए। देखिए आप दिमाग में कैलकुलेट कर पाते हैं, इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं इक्वलिटी को, कि नहीं कर सकते। अगर आप ये कर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत डेवलप हो रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप अभी और मेहनत करना चाहिए कि आप उस लेवल तक पहुंच सके। क्योंकि मैंने कई टीचर को देखा है बस ऐसे जस्ट 1 मिनट रुकेंगे और आंसर बता देते हैं, कारण उनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम दिमाग में कैलकुलेट करते हैं, और उनकी ब्रेन जो लेवल होती है आईक्यू, वो थोड़ी सी बड़ी होती है हमारे कंपेयर में। नहीं, तो क्योंकि वो इसलिए बार हम बार बोले। उसी चीज को सोचते रहते हैं ना, उनकी हाँ तो प्रैक्टिस है ना। लेकिन एक हाँ हाँ। बच्चा जो अभी नया नया आया है वो क्या करेगा उसमें? उसे
यही है, P3 का काम करना पड़ेगा फिजिक्स फोबिया के लिए। ट्रिक पे अगर थोड़ा बहुत जो होता है कभी कल एक टॉपिक जो एकदम पूरा जी जान लगा दे तो भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि वहां की जो आपकी लेवल होती है वो डाउन होती है समझने के लिए। हम्म, क्योंकि ऐसा होता है जब आप एक साल और बड़े होंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। आप एक साल जब छोटे रहते हो तो उतनी चीजें समझ में नहीं आती। अगर आज आप क्लास सेकंड बच्चे को फिजिक्स समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसकी आईक्यू अभी लो है, वो उस चीज के लिए वो बना नहीं है। लेकिन आप जब क्लास 11th में जाएंगे, फिजिक्स से इंट्रोड्यूस होंगे, तो आपको वहां पे समझना चालू करना है। जब समझेंगे, हो सकता है कोई चीज आपको जो ना समझ में आए उसे ट्रिक से याद कर लें। लेकिन आप ये कहिए कि हर चैप्टर में 10 ट्रिक बना के लेके चल रहे हैं, तो पहली बात तो वो याद ही नहीं रहने वाला है। गए क्लास में पता चला इधर का ट्रिक उधर उधर लगा के चले आए और बोल रहे थे हम तो सही लगाए थे, एनटीए ने एक आंसर सीटी गलत दे एक दिया। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पिछले 2013 से 2019-20 तक का अगर आंकड़ा देखा जाए तो ये मेडिकल सेक्टर में लोग काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। 2013 में करीब 8 लाख के आसपास नीट के लिए फॉर्म पड़ते थे ओवरऑल अगर देखा जाए। 2020 में देखा गया करीब ये 17 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली देखा जा रहा है कि बच्चा जो फेल होता है बार बार, जैसे इसमें क्या होता है, सबका तो सिलेक्शन होना नहीं है, एक कॉमन सी बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ट्रिकी होने के चक्कर में, मतलब बहुत सारा बच्चा जिसका सिलेक्शन हो सकता था, मैंने अपने करियर में ऐसे बच्चे देखे हैं जो आप किसी भी लेवल का सवाल दो उनके माइंड में तुरंत कैलकुलेशन होता है, तुरंत कर देते थे। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वो कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करते हैं, एट द एंड वो सोचते हैं कि तुरंत आंसर दे दें, और उसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे फेलियर का सामना करते हैं। क्या ऐसा होना जरूरी है? क्योंकि ट्रिक एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप किसी चीज़ को बहुत आराम से कर भी सकते हो और उसी आराम के चक्कर में आप अपना बड़ा नुकसान भी कर सकते हो। ये ट्रिक एक शेयर मार्केट की तरह हुआ कि लग रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो आप डाउन ही जाने वाले हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर जिन्हें पता होगा कि ऐसा कुछ भी होता है कि कभी काल होता है, मान लो कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया इसमें, शेयर मार्केट में, थोड़ा सा ऐसा ही बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में तो अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वो हमेशा नहीं होता है, वो डाउन भी जाता है, तो डाउन जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैंने भी, मेरे साथ भी दोस्त रहे हैं तो मैंने देखा है वो फटाक दे आंसर दे देते हैं। मैक्सिमम कंडीशन क्या होता है कि वो पहले से सॉल्व किए होते हैं क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन मिलता है तो वो फटाक दे आंसर भी दे देते हैं बिना कुछ सोचे। तो हम्म। वो वहां पे क्या किए, अपने ब्रेन को सप्रेस किए, अपने ब्रेन के इम्पल्स को सप्रेस किए कि तुम रुको, मुझे आंसर याद है, तो वो हम्म। आंसर वहां पे कर देते हैं। और दूसरा चीज है कि मैंने पहले बताया, ट्रिक पे अगर आप टिके रहेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर जगह ट्रिक काम नहीं करती है और ट्रिक की कंडीशंस भी अलग हैं। और ट्रिक आप कितना बनाएंगे, एक चैप्टर में अगर 5 बनाते हैं तो 20 चैप्टर से ऊपर में 100 ट्रिक आप याद ही नहीं कर पाएंगे। उससे तो कम फॉर्मूले हैं, ऐसे ऐसा फॉर्मूले याद कर लें, ओके। कॉन्सेप्ट को समझ लें। ओके, थैंक यू सत्यम। अगला सवाल हमारा देवांश सर से है।